अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर आप सबको। नई सुबह नई उम्मीदों के साथ, नए वो जोश वलवले के साथ एक नई सुबह मुबारक हो। और शफीक अवान सलमान आबिद के साथ खबर की खबर लेके मैं हूँ इसाराना आपकी खिदमत में हाजिर। क्या हाल है शफीक साहब, सलमान साहब? बहुत शुक्र जनाब, थैंक यू वेरी आप मच। ठीक ठाक हैं? माशाल्लाह। मेरे ख्याल सलमान आज है फ्रेश लग 4-5 दिन बाद हम हाँ सलमान साहब सुबह जो लतीफ़े शेयर कर रहे थे आज बड़े जॉली थे। हाँ नहीं, और वो 3-4 दिन का रेस्ट लेके आए ना, तो इसलिए ज़रा थोड़ी तबीयत में वो अच्छा है, रहना चाहिए। शुगुफ्ती आ गई, क्या कहते हैं, शुगुफ्तगी आ गई। हाँ, शुगुफ्तगी आ गई ना। नाज़रीन, आज आपसे रनडाउन अभी मैं शेयर कर लूँ, उसके बाद फिर प्रोग्राम की तरफ चलेंगे। और पहली खबर है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल के हवाले से वर्कर्स के हकूक़ और फेक न्यूज़ के अलावा हर शिक पर बात हो सकती है। फवाद चौधरी साहब का ध्यान है इस पर। फिर आज एक अहम चीज़ है वो ये कि तहरीक तालिबान ने TTP को कहा है कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो दहशत गर्दाना सरगर्मियाँ हैं वो बंद करे। 3 रुकनी कमीशन भी कायम कर दिया पाकिस्तान की शिकायत पे। हिकमत यार साहब ने भारत को वार्निंग दी है कि अपनी हद में रहें और अपने मामलात को देखें, टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पे बात करेंगे कि 3 सालों में हुकूमत ने क्या क्या किया और क्या क्या करने जा रही है। एक अहम डेवलपमेंट सिफारती मुहाज पे, और वो ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ़ पिघली है और तकरीबन 28 माह बाद एक दूसरे को वर्किंग वीज़ा जो हैं वो जारी किए गए हैं। आज के हम प्रोग्राम में खबर में कौमी व बैनुल-अक़वामी मौज़ूआत पर अखबारात के इदारिये और कालम जो हैं उन पे भी गुफ्तगू होगी। क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्रेस कैसे सोच रहा है, इस पे हम बात करेंगे। और आखिर में चलते चलते 2 अच्छी खबरें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान के सैयद अमाद अली ने वर्ल्ड स्क्रेबल कप जीत लिया है और ये वर्ल्ड टाइटल है जो उन्होंने जीता है। फिर फवाद आलम की शानदार सेंचुरी के बाइस पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में है। वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ दूसरे टेस्ट में 3 आउट वेस्ट इंडीज़ के हो भी गए हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा वापस आया है। वैसे तो बारिश की वजह से इम्कान बहुत थोड़ा रह गया है। जी शफीक साहब और सलमान साहब, बड़ा शोर मचा हुआ है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, और कुछ मीडिया ग्रुप्स जो हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। शफीक साहब, इस हवाले से असल में पता है क्या, जो फवाद साहब ने 2 ट्वीट किए हैं ना कि वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ और फेक न्यूज़, इससे हट के हर शिक पे बात हो सकती है। इन 2 शिकों पे समझौता नहीं होगा। जो वर्कर्स का जो है अपना, उस पर मालकान को अपना पंजाबी के चिड़ चढ़ गई उनको, और प्लस ये है कि फेक न्यूज़, यानी वर्कर को आप तहफ़्फ़ुज़ दे दें, अभी भी 4-4-5 माह की सैलरी है, उधर आप बात नहीं करते। और जो आपका ये अपना फेक न्यूज़, जिसकी मर्ज़ी आप बैंड बजा देते हैं, आपको एक बंदा हाथ लग गया लेकिन आपको पूछने वाला कोई नहीं, यानी उन पर चेक कोई ना हो। ये मेरे ख्याल है कि फवाद साहब ने सही कहा है कि आप बिल पढ़ें, अपनी तजावीज़ दें, ताकि जो आपका नैरेटिव हमारे पास आए और उनको मिल के कोई बेहतर चीज़ बनाएं। लेकिन इस तरफ नहीं आ रहा है और अपनी वो एक अलग ही डफली बजा रहे हैं। ठीक है सलमान, चिराग तले अंधेरा वाली बात है कि पूरी दुनिया की खबर छापने वाले, उनकी अपनी कहीं सुनवाई नहीं है। उन्हें आप बल्क में निकाल दें, 50 बंदे, 100 बंदे, 200 बंदे निकाल दें, क्या कर सकते हैं वो बेचारे, तो उनकी सुनवाई तो होनी चाहिए ना। देखिए साराना साहब, पहली बात तो आपको ये समझनी होगी कि इस वक्त पूरी दुनिया में मीडिया जो है ना वो एक नए अंदाज में रेगुलेट होने जा रहा है, और पूरी दुनिया के अंदर ये बहस जो है जनरेट हुई है इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर, एकेडमिक सतह के ऊपर, जर्नलिस्टों के अंदर, कि हमें अपने मीडिया को एक नए अंदाज में रेगुलेट करना है, क्योंकि एक नया दौर आ गया है। अब ये दौर वो नहीं है जो हमने 80 की दहाई में, 90 की दहाई में और 2000 में देखा है। 2021 का जो मीडिया है, और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया के आने के बाद इसकी शक्ल बिल्कुल बदल गई है। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि अब दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट की डिबेट भी जनरेट हो गई है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। अच्छा, अब ये जो मीडिया अथॉरिटी है, मैंने पहले भी कहा था कि जितनी मुख्तलिफ इदारे बने हुए हैं मीडिया को रेगुलेट करने के, उनको मर्ज करके एक जगह पे लाना है, ताकि इनकी कोलैबोरेशन, इनकी पार्टनरशिप, इनके दरमियान एक जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, उसको अडॉप्ट किया जाए। अब हो क्या रहा है, देखिए मसलन ये कि आपके पास पूरा राइट है कि आप जो भी मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है आप उसको तनकीद करें, आपका राइट है। मैंने वो इश्तिहार देखा है,
उस इश्तिहार को जरा आप देखें कि उसमें कौन सा ऐसा नुक्ता है, यानी सियासी स्लोगन्स है ना। अब आपके पास कोई, जैसे शफीक अवान ने कहा, कोई मुतबादिल बिल है तो वो पेश कर दें, उसके ऊपर एक डिबेट हो, जनरेट हो, बहस हो, और ये मामला महज मैं आपको बताऊं सिर्फ मीडिया के मालकान के दरमियान या हुकूमत के दरमियान नहीं होना चाहिए, इसमें एकेडमिक्स भी हैं, इसमें सिविल सोसाइटी भी है, आप उनका मौकफ भी लें और फिर उसको स्टेक होल्डर को लेकर फिर आप आगे चलेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। एक रिपोर्ट हम पहले देखते हैं, उसके बाद इस मौजू पे फिर बात करते हैं। मुल्क में सहाफ़ती इक़्तिदार को मजबूत करने, सच को अवाम तक पहुँचाने और मीडिया कारकुनों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा रहा है। इस नई अथॉरिटी के क़याम से मीडिया की आज़ादी, गैर जानिबदारी और सहाफ़ती इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ताहम कुछ मीडिया ग्रुप्स और अपोजिशन की बाज़ सियासी जमातों की जानिब से अथॉरिटी के क़याम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। दूसरी तरफ बाज़ मीडिया ग्रुप्स और सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में मीडिया वर्कर्स के अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मुआहदे पर अमलदारी के लिए मीडिया ट्रिब्यूनल से रुजू करने के हक और फेक न्यूज़ पर जुर्माने की शिकों के अलावा मुजव्वज़ा कानून में हर तब्दीली मंजूर है, लेकिन गरीब मीडिया कारकुनान को कानूनी दाद रसी का हक देना हमारा फ़र्ज़ है। शफीक साहब, एक अरसा हो गया हमें सहाफ़त में हम तीनों को, मैं मुख्तलिफ़ अखबारात में ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा हूँ। मैंने अपनी आँखों से गरीब वर्कर्स को पानी से रोज़ा खोलते देखा है। मैंने अपनी आँखों से न्यूज़ रूम में काम करने वालों को दमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, असाबी इमराज, ठीक है, इनका शिकार होते देखा है। इनका कवर कोई नहीं, वो बेचारे कहाँ जाएं? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो सैलरी स्ट्रक्चर्स हैं, अब मैं कहता हूँ वो बहुत ही कमज़ोर क्यों ना हो, वो मिलनी तो चाहिए, वो तो उनका हक है। कोई ये नहीं सोचता कि इनके घर के चूल्हे जो हैं वो जल रहे हैं या नहीं जल रहे, इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, इनको मेडिसिन मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर हुकूमत इन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ी हो रही है तो मीडिया हाउसेस को तो इसमें खुश होना चाहिए। मुझे बड़ा ना अफसोस से कहना पड़ रहा है कि भाई हमारे जो ये यूनियंस है ना, साफ़ियों की यूनियंस, वो भी इदारों में बट गई हैं। मैं किसी एक इदारे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हूँ, ये किसी और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, आप किसी और इदारे का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। और मेन जो आपका, जिसके लिए आप वजूद आपका बना कि आपने वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ करना है और ये कोशिश करनी है कि भाई बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं यूनियन में, मज़हर अब्बास हैं, ये दूसरे लोग हैं, तो वो कम से कम वो ये इस चीज़ को सपोर्ट करे तो करें ना, फेक न्यूज़ और जो है ये मीडिया वर्कर इसको तो सपोर्ट करें, लेकिन वो मीडिया चैनल में बैठे होते हैं, उनके कॉलम पढ़ लें। देखिए, जिस चीज़ को दो पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था, किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करते, ये सलमान साहब का नैरेटिव था। तो जो बंदा किसी चीज़ को आउटराइटली रिजेक्ट कर देता है ना, इसका मतलब उसमें उसकी कमी है, उसकी कमज़ोरी है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिफेंड नहीं कर रहा। भाई फवाद साहब ने कहा, हुकूमत कह रही है कि आप आएँ बैठें, अपना जो दें आप नैरेटिव क्या है, ताकि हम बेहतर चीज़ ला सकें। अब ये 2 पॉइंट दे दिए ना, ये कि भाई एक वर्कर का तहफ़्फ़ुज़ और दूसरा जो है फेक न्यूज़, इस पे मीडिया मालकान को मिर्चें लग गई। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, एक फिक्र मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे कुछ जो साफ़ी लीडर हैं वो बजाय मीडिया वर्कर्स के और इसकी फेक न्यूज़ के खिलाफ वो हुकूमत के खिलाफ महाज में शामिल हो गए, और वही मालकान के कहने पे। सलमान, फेक न्यूज़ पे मैं बात करना चाह रहा था, ठीक है, कि बात क्या सहाफ़ी का ये हक है कि वो फेक न्यूज़ दे, किसी की पगड़ी उछाल दे, किसी के मुतालिक झूठी खबर दे, सोशल मीडिया के ऊपर किसी के ऊपर गंद उछाल दे, आप अपने बगैर इंफॉर्मेशन, बगैर सबूत के आप किसी भी शख्स के किरदार कुशी कर दें, क्या सहाफ़ी का ये हक है? आपने 70, 80, 90 की दहाई की जर्नलिज्म देखी है, एक खबर भी एडिटर के पास से गुजर कर आगे तक जाती थी। अब मसला यह है कि अब वो जो एडिटर चेक था वो ख़त्म हो गया, एक बात। दूसरी बात यह कि मैं एक और बात पूछता हूँ, ये जो इस वक्त हमारे दोस्त हजरात जो तनकीद कर रहे हैं, मुझे बताइए कौन सी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी हमारे मीडिया हाउसेज में मौजूद है कि अगर कोई जर्नलिस्ट फेक न्यूज़ देता है और वो प्रोपेगेंडा पे बेस्ड होती है
किसी के अगेंस्ट में एक खास मुनज़्ज़म तरीके से चलाई जाती है, उसके खिलाफ कितनी कार्रवाई हमारे मीडिया हाउसेस करते हैं? कौन सा उनका इंटरनल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है जहां इस बात का अदा किया जाता है कि ये खबर फेक थी और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? लेकिन कोई आपको ऐसा सिस्टम नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जब आपको सिस्टम नजर नहीं आ रहा तो आप एक मुनज़्ज़म तरीके से बाज लोग मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल करके फेक न्यूज़ चलाते हैं, और उसका मकसद क्या है? उसका मकसद यह है कि आप रियासत को भी कमज़ोर करें, आप हुकूमत के खिलाफ भी जाएं, और ख़ास तौर पे जो रियासत के मफादात हैं उनको आप चैलेंज करके उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाएं जो पाकिस्तानी रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, उनके लिए मसाइल पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं। तो ये जो फेक न्यूज़ है आज की दुनिया में, मैंने कहा कि बड़े बड़े मीडिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो ये डिबेट जनरेट कर रहे हैं कि जो फेक न्यूज़ का जो खात्मा है उसमें हुकूमत और मीडिया कैसे मिलकर कोई रोल प्ले कर सकता है। तो इसलिए मैं समझता हूं इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई चीज आ रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है अगर ना, कोई चीज आ रही है फेक न्यूज, मैं भी चाहता हूं कि फेक न्यूज का खात्मा हो, आप भी चाहते हैं, शफीक अवान भी चाहते हैं, हुकूमत भी चाहती है, जर्नलिस्ट भी चाहते हैं, तो फिर बैठ के तय कर लें, इसमें डरने की क्या बात है, और इसमें डायलॉग करें। एक सेकंड, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं आप दोनों से एग्री नहीं करता कि साफी फेक न्यूज देता है। फेक न्यूज देता है आपका मालिक, सर साफी के जरिए जाती है ना। नहीं देखें, जब वो भी आप देखें, हमने अखबारों में काम किया है, मालकान रेफर करते हैं या उनके आगे जो स्टेप 1 2 3 होते हैं फिर ही खबर बनाते हैं ना। तो किसी की आपने एंटी कैंपेन चलानी है, किसी की ऐसी तैसी फिरनी है, ठीक है, तो मीडिया मालकान इसलिए खिलाफ हैं कि वो उनका जो टूल है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, फारूक फैसल साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, नेशनल प्रेस क्लब के साबिक सदर हैं और एक अरसे से सहाफती अपनी खिदमत भी अंजाम दे रहे हैं और सहाफती तंजीमों के साथ भी और मेजर लीडिंग उसमें रहे हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब, यहाँ डिबेट हो रही है फेक न्यूज़ के हवाले से और वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और हम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं। मैं पहले चारों के दोनों चीज़ों पे आपकी राय लूं कि क्या सहाफ़ी का ये हक है कि वो फेक न्यूज़, और ऐसे दौर में जब हम 5th जनरेशन वार का हिस्सा हैं और हाइब्रिड वार का हिस्सा हैं, उसमें आप कुछ भी चला दें, क्या सहाफ़ी का ये हक है? नहीं जी, ये तो किसी का भी ये हक नहीं है, किसी तौर पर भी, अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी नहीं, कि आप फेक न्यूज़ चलाएं या ऐसी खबर चलाएं या ऐसी खबर छाया करें जिसका हकायक से कोई तल्लक ही ना हो। और बिलखसूस आजकल का जो ये दौर है जिसमें सोशल मीडिया भी शामिल है, और पहले तो सोशल मीडिया चले इनफरादी तौर पे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब तो सोशल मीडिया भी जो है कॉर्पोरेट सेक्टर के तौर पर ये जो मीडिया हाउसेज है उन्होंने भी अपने सारे बना लिए, और उसी के जरिए सारी जो है ये प्रोपेगेंडा और एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म जो है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके नुकसानात जो है आप रोज जो है वो देखते हैं। चाहे ये फेक न्यूज़ जो है, चाहे किसी शख्स के बारे में है या किसी जमात के बारे में, किसी इदारे के बारे में, तो इसमें इसको तो किसी को कोई हक नहीं है, ना हक दिया जा सकता है। इसकी तो हर सतह पर मजम्मत भी होनी चाहिए, और अगर कोई इसके बारे में कानून साजी, पहले कानून नहीं है, अगर कानून है तो उसे मौसर बनाया जाए, अगर नहीं है, एक नया ट्रेंड सामने आया है तो उसके लिए नई कानून साजी की जाए। और बिला पड़े ये कितने दिनों से बहस जारी है। मैं इत्तेफाक से जरा बड़े शहर से दूर बैठा हुआ हूँ, मैंने कई दोस्तों से फोन किया, रब्ता किया है कि यार इसके कोई चीदा नकात मुझे बता दिए जाए, ये है क्या, आखिर इस पर इतनी बहस हो रही है। लेकिन बदकिस्मती है ऐसी कि जो बंदा भी इस पर तबसरा कर रहा है या बोल रहा है, किसी ने ना वो बिल पढ़ा है, ना उसके कोई पता है कि इसके क्या मज़मरात है, इसके फवाइद क्या है। तो मैं तो इस बात के बिल्कुल हक में हूँ कि भाई जब आप अबलाग कर रहे हैं, आप किसी को कोई चीज पहुंचा रहे हैं, तो उसमें वो कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। सलमान साहब एक सवाल करना चाह रहे हैं। अच्छा फारूक साहब, ये बताइए कि जब बात ये होती है कि सहाफ़ी जो है और हुकूमत के दरमियान कोई भी चीज़ जब होगी तो मुशावरत के साथ तय होगी, इत्तफाक़ राय से तय होगी, तो क्या वजह है कि जो इत्तफाक़ राय होना चाहिए, आपस में बैठना चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, एक मुतबादल अगर कोई चीज़ अखबारात के मालकान के पास है तो वो क्यों सामने नहीं आ पा रही? देखिए जो है ना, ये ट्रस्ट डेफिसिट का मामला है। बेसिकली जब भी ऐसा कोई मामला होता है, कानून साजी अगर की जाती है या कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, यानी कि जो ओनर्स होते हैं, उन पे इज्जत पड़ती है। मैं आपको बिल्कुल एक मिसाल देता हूँ गुज़श्ता 2-3 साल की। आज से 4 साल पहले हमारे प्राइवेट मीडिया के जो है टीवी इलेक्ट्रॉनिक के वो जो रेट्स थे एडवर्टीजमेंट के, जो सरकार की तरफ से थे, वो 3-3 लाख रुपए पर मिनट थे, जबकि प्राइवेट सेक्टर से वो 15,000 रुपया चार्ज करते थे।
मौजूदा हुकूमत ने उसे आके रिव्यू किया तो पता लगा कि 1/4 रह गई। तो अब वो मफादात पर जद पड़ी मालक की, तो उसको उसने आड़ बना, ये इसकी आड़ ले ली। हाँ, अब जो भी है इत्तेफाक राय पैदा कैसे होगा? मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास अभी तक वो बिल या उसकी कॉपी मैं उसे हासिल नहीं कर सका। ये हमारी सरकार की भी इसमें अब थोड़ी सी कमजोरी समझ लें कि भाई आप जो चीज लागू करना चाह रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में लाने से पहले उसे अवाम के सामने। अच्छा फारूक साहब शफीक अवान बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने भी हमने भी आपकी सरबराही में मीडिया वर्कर्स के लिए बहुत तरीके चले, बहुत कुछ किया, लेकिन मीडिया वर्कर्स वहीं पिसा हुआ। इसका जो एक मेन जो उन्होंने कहा है, फवाद साहब ने कहा है कि मीडिया वर्कर के तहफ़्फ़ुज़, उनके वाजबात, उनकी सैलरी, उनका मेडिकल कवर, दूसरी चीज़ें जो कंट्रैक्ट में होती हैं या उस पर, और दूसरा फेक न्यूज़ पे समझौता नहीं हो सकता। अब मीडिया वर्कर्स के वाले से जब ये खुल के बात करेंगे तो फिर जो मालकान हैं वो कैसे इसको अपने सपोर्ट करेंगे? तो आप इस पर क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है। मैं या मेरे जैसे और आप जैसे सब लोग जो है हमेशा से वर्कर के हकूक की या उसकी बात करते रहे हैं कि भी उसे माशी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उसे अपना मुलाजमत की तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर उसे इन दोनों चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा ही नहीं तो वो कैसे खबर लेके आएगा, वो कैसे अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करेगा? फैसल साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खबरें बहुत ज़्यादा, मैं चाह रहा था कि बाकी चीज़ों को भी कवर करें। आज की बड़ी अहम खबर जो है सलमान साहब वो ये है कि तहरीक तालिबान ने कलादम जो तालिबान पाकिस्तान है उसके खिलाफ एक 3 रुकनी कमेटी तहकीकाती बना दी है पाकिस्तान की शिकायत पे, और उन्होंने उन्हें ये कैटेगोरिकली कहा है कि आप अब ये सरजमीन अफगानिस्तान इस्तेमाल नहीं करेंगे। तहकीकात भी हो रही हैं और उन्होंने कहा कि आप हथियार फेंकें और फेंकने के बाद सरेंडर करें कानून के सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ इंडिया की फंडिंग, फवाद चौधरी साहब ने जैसे कहा कि इंडिया की फंडिंग ख़त्म होने से भी आज ये जो है टीटीपी है कमज़ोर होगी और ये भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक मजबूत, एक ठोस हमारे लिए कदम उठाया तालिबान ने। बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद ना जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो बहुत मजबूत हो जाएगी और उसको बहुत बूस्टअप मिलेगा, वो बहुत इमोशनलाइज होकर पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी। और ये हमारा मेजर कंसर्न था, जैसे आपने कहा ना कि जी टीटीपी का रास्ता रोका जाए, अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए बिल्कुल इस्तेमाल ना हो, और जो लोग भी टीटीपी के अफगानिस्तान के अंदर हैं उनको पकड़ा जाए। और मैं ये समझता हूं कि तालिबान से जो एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तान की, उसमें एक एक्सपेक्टेशन टीटीपी का से निपटना भी था, और उसके लिए ये जो कमीशन बनाया गया 3 रुकनी, ये एक बहुत बड़ी मेगा डेवलपमेंट। और कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि जनाब आप अपने मामलात जो है पाकिस्तान से तय करें, सरेंडर करें और जाएं, अपने आप को जो है ना उस हमारी सरजमीन को इस्तेमाल ना करें। तो मैं ये समझता हूं ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और उसकी एक बड़ी वजह है, हम दुनिया भी ये चाहती है कि ना सिर्फ टीटीपी बल्कि अल-कायदा भी किसी भी सतह के ऊपर अफगानिस्तान की सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना करे। लेकिन भारत जो चाहता है ना वो जरा मुख्तलिफ चाहता है। भारत ये चाहता है कि उन तमाम कुव्वतों को यकजा किया जाए, उनको इकट्ठा किया जाए, उस पर इन्वेस्टमेंट की जाए जो अफगानिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करे और पाकिस्तान के लिए भी जो है ना उसको कमजोर करने के एजेंडे पे अमल करे। शफीक, एक ना हमने इस पे रिपोर्ट हमारी प्रोडक्शन टीम ने बनाई है, वो देख लें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अफगान तालिबान ने कालादम टीटीपी को पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां रोकने का हुक्म जारी करते हुए पाकिस्तान की शिकायत के अजाले के लिए एक आला सतही 3 रुकनी कमीशन कायम करने का फैसला किया है। अफगान तालिबान सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह अखवंजादा की हिदायत पर तश्कील दिए गए कमीशन ने पाकिस्तानी तालिबान को खबरदार किया है कि वो पाकिस्तान के साथ अपने मामलात हल करें और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से आम माफी के एवज अपने अहले खाना के हमरा पाकिस्तान चले जाएं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साबिक वजीर आजम और हज़ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार ने खबरदार किया है कि अब भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहे। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तश्कील के लिए तालिबान क़यादत के अहम सियासी रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। तालिबान के मारूफ रहनुमा मुल्ला बरादर नई हुकूमत की तश्कील से मुतालिक बातचीत के लिए काबुल पहुँच चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि तालिबान चंद हफ्तों में हुकूमती फ्रेमवर्क का ऐलान करेंगे। 57 इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफगानिस्तान को मदद फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। दूसरी तरफ तालिबान के कंट्रोल संभालने के बाद से काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने वालों के हुजूम में इजाफा होता जा रहा है और शदीद बद इंतजामी की वजह से अब तक 7 अफराद हवाई अड्डे पर भगदड़ में कुचले जा चुके हैं। शफीक साहब, एक जानिब तो तहरीक तालिबान ने TTP को शिट कॉल दी और सख्ती से कहा, उनका इतना कंट्रोल है कि अब इतना आसान नहीं है। दूसरी जानिब अहम तरीन कल की बात यह कि गुलबदीन हिकमत यार साहब ने भारत को कहा कि आप अपनी औकात में रहें,
अपने डोमेन में रहें और उसमें देखिए मुदाखलत ना, से बाज आएं। गुलबदीन का जो वाइटल पार्ट है ना गुफ्तगू में, कि कश्मीर का गुस्सा निकालने के लिए आप या पाकिस्तान के खिलाफ जो आप साजिशें करते हैं उसको अफगानिस्तान को हमें इस्तेमाल ना करें। ये बहुत बड़ी शटअप कॉल थी भारत के लिए। और वो जो हमें एक नैरेटिव था, हम 3 साल से बना रहे थे कि भाई जो भी पाकिस्तान में कार्रवाई होती है, एंटी स्टेट धमाके होते हैं, ये होता है, इसमें अफगानिस्तान में जो इंडिया के उस वक्त अनगिनत, यानी इतनी ज़रूरत नहीं थी उनके वो कौंसलेट और ये और वो वहाँ से बैठ कार्रवाइयाँ करते थे, ये सब इनके इल्म में था। ये अच्छी बात है कि तालिबान के अधिक तरफ से ये आ गया है कि भाई इंडिया अब तुम ये ना करो, यानी अब भी वहाँ के उनके सेफ हाउसेज होंगे जो ये कर रहे होंगे। बिल्कुल ऐसे ही अभी रिसेंटली जो टेररिज्म की वेव आई है पाकिस्तान में, चाइनीज़ पे जो अटैक हो रहे हैं, तो ज़ाहिर है इसके चाइनीज़ के जो अटैक हो रहे हैं या बलूचिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं, हमारे जो फौजी शहीद हो रहे हैं, इसके पीछे अफगानिस्तान है। और ये जो गुलबदीन ने और तालिबान की आदत जो ये हुक्म ये जो बयान दिया है ना कि भाई भारत तुम अपनी औकात में रहो, ये इसका मतलब है उन इल्म है यहाँ कोई उनके सेफ हेवन्स हैं। और ये पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को भी इल्म है। और जो उन्होंने कश्मीर से लिंक किया है, ये पूरी दुनिया में मैसेज गया कि भाई कश्मीर के हवाले से इंडिया जो है ये मैं सॉरी ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, जो गंद फैला रहा है, हमारे फौजियों को शहीद कर रहा है। और सी पैक के वाले जो दुश्मनी है चीन के से भारत की, ये सब पे यहाँ है। बिल्कुल तो ये जो हरकतें कर रहा है, ये उनके लिए ना ये एक तालिबान की आदत, एक सबक उन्हें दिया है भाई कि आप ये बाज आ जाएं, इस किस्म की कार्रवाई करेंगे तो यू विल फेस द म्यूजिक। देखिए सिर्फ हिकमत यार ने नहीं इंतबा किया, बल्कि अफगान, आपको यहाँ पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने भी जो मैंने तालिबान की आदत का है ना, उसमें भी वो लोग शामिल थे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब देखिए ये हमारी खुशफहमी है ना, और हमारी ख्वाहिश है कि जी भारत जो है ना वो किसी किस्म की मुदाखलत ना करे अफगानिस्तान के मामलात में, या वहाँ की सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। लेकिन जो भारतीय एजेंडा है वो तो बड़ा वाज़ेह है। वो तो ये कहते हैं कि हमने जो इस वक्त इतनी बड़ी सरमायाकारी की अफगानिस्तान में, जब उसकी वो डूब गई है तो अब हम आराम से नहीं बैठेंगे। वो बाकायदा उसका रद्द-ए-अमल ये होगा कि वो अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान को भी डिस्टेबलाइज करेंगे। अच्छा, अब ये रुकेगा कैसे? ये उस वक्त तक एहसान राना साहब नहीं रुक सकता जब तक बड़ी आलमी ताकतें, बिलखुसूस अमरीका, भारत को जब तक वार्निंग नहीं देगा कि अगर वो वाकई अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान में स्टेबलाइजेशन हो। सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आपका ना ओआईसी पे काफ़ी आपकी रिसर्च है, काफ़ी आपकी स्टडी है, तो ओआईसी ने जो इस हवाले से बयान दिया उसको अब कहाँ रेट करते हैं? लेकिन अब बात यह है कि ओआईसी अपनी जगह, बहुत से फैसले ऐसे हैं ओआईसी ने स्टेटमेंट दी लेकिन उस पर कितना अमल दरामद हो सका। लेकिन जो असल ताकत है मैं समझता हूँ वो ओआईसी के मुकाबले में अब खुद अमेरिका है। जब तक अमेरिका भारत को वार्न नहीं करेगा, अगर अमेरिका और भारत का नेक्सस बन गया है कि अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, तो फिर हम क्या कर सकेंगे? लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अफगान क़यादत ने ये बावर करवा दिया है कि आप हिंदुस्तान अपनी मुदाखलत से बाज रहे। इसका मतलब ये है कि अफगान तालिबान को भी इस बात का एहसास है, अफगान रहनुमाओं को भी इस बात का एहसास है कि मुस्तकबिल में हमारी हुकूमत को जो ममालिक खराब करेंगे उसमें भारत सरे फहरिस्त होगा और वो चाहेगा कि अफगान तालिबान दुनिया को रियलाइज करा दिया उन्होंने। सिर्फ हमारा नैरेटिव था, दुनिया को रियलाइज करा दिया उन्होंने। साबिक भारतीय आर्मी चीफ हैं शंकर राय, उनका ये कहना है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की फतह है वो दरअसल भारत की शिकस्त है। लेकिन उन्होंने आने वाले दिनों का एक बड़ा जिसे खौफनाक इंदिया भी दिया है, जिस पे हमें अलर्ट होना चाहिए और खुशी के ताजियाने बजाने के बजाय आने वाले वक्त की हमें तैयारी करनी चाहिए। उस शंकर राय का ये कहना है कि जैश मोहम्मद जैसे अनासिर को दोबारा से मुनज़्ज़म करें और उसके ज़रिए पाकिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर हमला करें। हालांकि भारत के अंदर अजीत डोवल की जो पॉलिसी थी और उसने कहा था कि ये जो फ़ौज है अफ़गान फ़ौज अब ये कर देगी वो कर देगी, वो सारी नाकाम होगी। लेकिन बहरहाल अल्लाह जिसके साथ हो उसी की फतह होती है। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें बात करनी है, हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे बात करनी है, पाक भारत ताल्लुकात पे बात करनी है। एक ब्रेक लेते हैं। कल और आज वही मोतबर अंदाज, मगर जदीद तकाजों के साथ नए चैलेंजेस। अमन हो या नामसाइद हालात,
हम रखेंगे आपको बाखबर, लम्हा ब लम्हा कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ। शामिल होंगी बुलेटिन्स में इकोनॉमिक अपडेट्स और खेल के सनसनीखेज मुकाबलों की रिपोर्ट्स, काबीना के अहम फैसले, पार्लियामेंट की कार्रवाई और आपके हलकों के अवामी नुमाइंदों से जुड़ी सरगर्मियों का अहवाल। आप रहेंगे आगाह तालीम और सेहत से मुतालिक जदीद रिसर्च और खबरों से। हम करेंगे जराइम के पीछे छुपे चेहरों को भी बेनिकाब। पीटीवी का मिशन सच जिम्मेदारी के साथ। जी वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के लिए 26 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया, जिस दिन रिपोर्ट जो है वो 3 साल कारकर्दगी की होगी और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात होंगी। इस्लामाबाद में होगी, लाहौर में होगी। ये 3 साल कारकर्दगी के हवाले से एक पहले आप रिपोर्ट आपसे शेयर करता हूँ, फिर उस पर गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार संभाले 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 3 सालों में जहां हुकूमत को मुतादिद नशेबो फराज, तनाज़ात और तनकीद का सामना करना पड़ा, वहीं PTI हुकूमत ने मुतादिद ऐसे प्रोग्राम्स और मंसूबों का आगाज किया जो मुल्क की 74 साल तारीख में मुमकिन न हो सका था। हुकूमत ने गरीब तबके की खुशहाली, नौजवानों को बरसरे रोजगार बनाने और खवातीन को मसावी मौके फराहम करने के साथ साथ इन्हें बाइख्तियार बनाकर मुल्क की मईशत में अहम किरदार अदा करने के मौके फराहम किए। हुकूमत की तरफ से जहां अवाम की छत की फराहमी के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम, नौजवानों को खुद कफील बनाने के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम, सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जबकि किसानों के लिए किसान कार्ड्स का उजरा शुरू किया गया, वहीं एहसास प्रोग्राम के तहत लाखों खानदानों को माली इमदाद की फराहमी के अलावा मुख्तलिफ शहरों में लंगर खाने और पनाहगाहें भी कायम की गयी। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के तहत खैबर पख्तूनख्वा में तमाम शहरियों को सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी गई और 31 दिसंबर तक पंजाब में भी तमाम आबादी को ये सहूलत दे दी जाएगी, जबकि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान में भी इस सहूलत की फराहमी पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। जबकि कोरोना वबा से निपटने के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान की इख्तियार की गई हिकमत अमली को आलमी सतह पर कबूलियत और पजीराई मिली। हमारी पूरी कोशिश होगी कि एक कोर्स सिलेबस सबके लिए हो। मुल्क में निज़ाम तालीम को मजबूत बनाने और तबकाती तकसीम को ख़त्म करने के लिए यकसा निसाब तालीम के नफाज को बड़ी हुकूमती कामयाबी करार दिया जा रहा है। सलमान साहब, 3 साल कारकर्दगी के हवाले से कुछ पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, फिर मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों से बात करें। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि हम 29 अरब डॉलर का ज़र मुबादला हमारे पास आया। पाकिस्तान में कभी पहले हिस्ट्री में नहीं हुआ, हाईएस्ट है। अच्छा, 1600 अरब रुपए के कर्जे रखे गए हैं नौजवानों के लिए, जिसमें से अभी तक 14,000 नौजवानों को 17 अरब रुपए तकसीम हो गए, यानी काम हो रहा है, जारी है। अच्छा, एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख अफराद तक कफालत का हमारा निज़ाम जो है वो चल रहा है। फिर भाषा और दासू डैम तकमील में है, इंशाल्लाह ताला वो जल्द कंप्लीट होंगे और पानी का जो हमें मसला है उस पर हम काबू पा लेंगे। रिकॉर्ड टैक्स वसूलियाँ हुई पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कभी इतनी बड़ी 4,000 से प्लस नहीं गई पाकिस्तान में रिकॉर्ड। फिर ये कहा जा रहा था, मुखालफिन अपोजिशन कह रही थी जेडीपी हमारा तबाह हो गया और ऐसा हो गया। इंडिया का जेडीपी जहां गिरा है बुरी तरह, हमारा जो है कोरोना के बावजूद उसको वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 पे हैं और हमारा हदफ जो है वो 7-8 तक है। और सबसे आखिरी बात, यकसा निसाब तालीम, जो मुझे बहुत फ़ख्र फील होता है कि अब गंडेरी बेचने वाले का बच्चा भी और जो ऑक्सफोर्ड के अंदर बैठा हुआ बच्चा जो पाकिस्तान में ज़ेर तालीम है वो भी एक ही करेगा। तो 3 साल कारकर्दगी पे मैं आपका नोट कर रहा हूँ। तो आपको ये मानना पड़ेगा, सिर्फ मैं और आप ये नहीं बात कर रहे, जितने इंटरनेशनल आलमी मालियाती इदारे हैं ना, उन्होंने भी रिकग्नाइज़ किया है कि पाकिस्तान इकनॉमिकली ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि ये आगे की तरफ सफ़र चल रहा है। एक बात तो ये है। दूसरी 2 चीज़ें आपने नहीं भूलनी। एक चीज़ ये भूलनी है कि जब इक़्तिदार मिला तो उस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी क्या थी और किस बोझ तले पे पाकिस्तान की इकॉनमी को मिला। अगर उस वक्त ये तमाम ममालिक सऊदी अरब, कतर और मुत्तहदा अरब अमारात हमें मदद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता था।
उसके बाद जो कोरोना का बुरहान आया उसने पूरी दुनिया की मईशत को अपने लपेट में ले लिया। उसके बावजूद पाकिस्तान ने ये परफॉर्म किया है जो बातें आपने की हैं। अब मैं इसमें सिर्फ 3-4 मंसूबे बताना चाहता हूं जो अभी रिपोर्ट में भी पेश किया गया। देखिए, ये एक गेम चेंजर है हेल्थ कार्ड, जो केपीके के बाद पंजाब में जा रहा है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर में जाएगा, बाकी सूबों में जाएगा। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 7 से 10 लाख रुपए आप फी खानदान को दे रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में इलाज के लिए। उसके बाद जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई, किसान कार्ड भी जारी हुआ और हुकूमत और किसानों के दरमियान जो एक तो गैप था उसको भी फिल किया गया। फिर उसके बाद जैसे आपने एहसास प्रोग्राम की बात की, कामयाब जवान प्रोग्राम की बात की। अब ये चीजें ऐसी हैं जिसको आप आसानी से रूल आउट नहीं कर सकते। आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि हुकूमत की जो डायरेक्शन है उसमें ये चीजें हुई हैं, ये मुस्बत सिमत है। अच्छा, चैलेंजेस मौजूद हैं, चैलेंजेस हमें नहीं बाकी दुनिया को भी मौजूद है। हिंदुस्तान की मईशत भी इस पूरे क्राइसिस के अंदर श्रिंक हुई है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमने अपनी तवज्जो दी है और उस तवज्जो देने के नतीजे में एक इंटरनेशनल इंडिकेटर भी शो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ ये मुस्बत बात है। सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज जो है अब ये है कि ये जो आपको ऊपर की लेवल पे जो आपने दादोशुमार पेश किए हैं इसको नीचे भी ट्रांसलेट होना है आम आदमी के मफाद में, जिसमें महंगाई का कॉन्टेक्स्ट है, पेट्रोल की कीमतें हैं, बिजली की कीमतें हैं। अगर ये रिलीफ भी मिल गया तो आप देखिएगा कि इस 5 सालों में लोग जो है वो मुतमईन हो जाएंगे कि यार बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है इस पाकिस्तान में इस हुकूमत के दौर। शफीक खान, अमेरिका जैसी ताकतवर मुल्क जो है वो लड़खड़ा गया, को कितने ट्रिलियन का उन्होंने पैकेज भी दिया, उसके बावजूद अभी तक उनकी इकोनॉमी संभल नहीं पा रही, लोग सड़कों पे आ गए, बहुत कुछ हुआ। इंडिया का देख लें, बाकी बरतानिया, जर्मन, इटली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की एक बेहतर स्ट्रेटजी ने कोविड के दौरान ना सिर्फ ये कि हमें तबाही की तरफ हम नहीं गए, बल्कि इस सारे हालात में अगर हमारा जीडीपी 4 तक चला गया है तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक तारीखी कारनामा है। बिल्कुल, देखिए, आप क्रिटिसिज्म तो आप कर सकते हैं, ज़रा पोषण का काम ही क्रिटिसिज्म करना है, लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें इस दौर में हुई हैं, मैं आपकी सलाह देख रहा कि 74 जेल में ये चीज़ें नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर जिस तरह कोरोना में पूरी दुनिया की मईशतें बैठी हैं, जो वहाँ पर हुआ है, हमने तो एग्जिस्ट ही नहीं करना था। जो जिन मनसूबे की निशानदेही की सलमान साहब ने, तो जो हमारा यहाँ हाल है उसमें तो हमने एग्जिस्ट ही नहीं करना था। लेकिन ये अपना हुकूमत की 3 साल पॉलिसी है कि ये 2 साल कोरोना के निकाल लें। अगर 2 साल कोरोना के माइनस कर लें तो हमारी इकॉनमी कहाँ पहुँची होती। उसके बावजूद भी जिन मनसूबों का जिक्र सलमान साहब ने, आप साहब ने किया है, उसमें लोगों को रिलीफ मिल रहा है। हेल्थ कार्ड, किसान कार्ड, फिर अपना यूथ लोन, फिर एहसास प्रोग्राम, घरों के लिए सबसे आगे इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए देखिए डैम बन रहे हैं। देखिए डैम बन रहे हैं, डैम जो पिछले देखे ना 20 साल में कोई डैम नहीं बना था, घूमते रही 30 साल से, अब डैम बन रहे हैं और 2 वो चाहे मुकम्मल वो बाद में होंगे, लेकिन उसका देखें ये प्राइम मिनिस्टर की विजन है कि भाई मैंने वोट के लिए नहीं, मैंने इलेक्शन में उसके लिए नहीं आना, मैंने कौम के लिए, मुल्क के लिए बनाना है। और ये जो सबसे बड़ी कामयाबी है पीटीआई की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कि वो कौम और मुल्क बना रहे हैं, वो अपना वोट बैंक नहीं बना रहे हैं। उनका मद्देनजर अगला इलेक्शन नहीं है, वो मुल्क और कौम को खड़ा कर रहे हैं। और ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है जो उनकी 3 साल आए। जरा अभी आगे 2 साल बाकी है, उसमें मजीद वो करेंगे, लेकिन जितना उन्होंने कर लिया है। और वो फिर मैं बात दोहराऊंगा कि 2 साल कोरोना के वबा के बावजूद भी जिस तरह उन्होंने मुल्क चलाया, जिस तरह गरीब लोगों का ख्याल रखा है, ये आगे कंटिन्यू रहेगा। जो स्मार्ट लॉकडाउन देखे ना, स्मार्ट लॉकडाउन, अगर वो स्मार्ट लॉकडाउन ना करते हो तो क्या होता हमारा, फिर क्या होता? डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से हटके जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने अचीव किया है, यानी आप देखिए हिंदुस्तान हमारे पीछे पड़ा हुआ है, इसराइल हमारे पीछे पड़ा हुआ है, अमेरिका का बहुत दबाव है, CPEC हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें और रीजनल पॉलिटिक्स में हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी हद तक अचीव किया है। कोई बहुत बड़े छिक्के नहीं मार दिए, लेकिन इतना अचीव किया है इसके हम स्टेबल हो गए हैं। और आज हम कह रहे हैं कि हम जियो स्ट्रेटेजिक से जियो इकोनॉमिक्स में जा रहे हैं, हम तनाज़ात को ख़त्म कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो पाकिस्तान ने दुनिया में बावर करवाई है कि पाकिस्तान पीस के हवाले से तो कोलैबोरेटर हो सकता है, किसी जंग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि हमें फॉरेन पॉलिसी लेवल पे भी काफी अच्छा अचीवमेंट मिला है, खासतौर पर रीजनल दुनिया के अंदर उस पर ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। खुद हिंदुस्तान के अंदर से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि पाकिस्तान से सबक सीखे, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने क्या किया, पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने क्या किया, अफगानिस्तान में जो हमने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की वो हमारी डूब गई, कश्मीर के मामले में दुनिया में सारा इशू हाईलाइट हो गया। तो मैं समझता हूं कि सफारती लेवल पे भी हमने बहुत बड़ी कामयाबी। और इन्होंने बात की ना डिफेंस के हवाले से
यानी देखिए ये 2 साल में अगर हम सारा अपना पैसा हमने लोगों की बेहतरी की तरफ लगा दिया, लेकिन डिफेंस को हम नहीं भूले। हमारा डिफेंस को भी हमने उसी तरह फीड किया जिस तरह के माजी में करते थे। यानी कि हुकूमत ने ये नहीं कहा कि भाई मैं जो पहले जिक्र कर चुका अपने वोट बैंक बढ़ाने के लिए हम ये करते वो करते। तमाम शोबे जो हैं आम लोगों से लेके जो ये आपका डिफेंस, उसमें भी इन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे। और एक चीज़ अब मैं अगले उस पर जा रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस सारी चीज़ों के बाद जो हमारी इक्तिसादी कामयाबियाँ, फिर हमारी खारजा मुहाज पे कामयाबियाँ, बाकी एक चीज़ मैं शेयर करके आगे जा रहा हूँ कि देखें पाकिस्तान में पहली बार अच्छे और बुरे की तमीज़ भी पैदा हुई, करप्ट और शरीफ की पैदा हुई। और शरीफ आपने बड़ा जिक्र किया, बड़ा माने के जिक्र किया आपने मेरे दुखती रख पे हाथ रख लिया। फिर साराना साहब ने करनी करनी। लेकिन एक देखें, मैं समझता हूँ कि आने वाले हुक्मरानों के लिए भी एक निशात सानिया तो बनी कि कानून से बालातर कोई नहीं है। ठीक है, कानून में बहुत सारे लिकोनर्स हैं, वो भी वक्त के साथ ठीक हो जाएंगे, लेकिन एक संप चल तो पड़े ना। एक बड़ी अच्छी डायरेक्शन पाकिस्तान की इस वक्त हुकूमत ने तय किया है। पाकिस्तान ने सिस्टम को भी चैलेंज किया इस हुकूमत ने। यानी अब हर हुकूमत आती है ना, वो अपने सिस्टम को डिफेंड करती है कि हमारा सिस्टम बहुत शानदार है। ये कह रहे नहीं, हमारा सिस्टम बिगड़ गया है, पुलिस का सिस्टम बिगड़ गया है, ब्यूरोक्रेसी का बदल गया है, गवर्नेंस का सिस्टम बिगड़ गया है। जब तक हम इसके अंदर मेजर रिफॉर्म नहीं करेंगे, अदालती इस्लाहात नहीं करेंगे, सिस्टम नहीं चलेगा। वरना आप देखिए हर प्राइम मिनिस्टर अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, कहता है हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत शानदार है। लेकिन ये कह रहे हैं, ये इतराफ कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर ये बड़ी खामियां हैं, गल सड़ गया है, बोसीदा हो गया है। इसके अंदर अगर हमने मेजर रिफॉर्म्स ना की, मेजर सर्जरी ना की, तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकेगा। बिल्कुल ठीक है। अब एक अच्छी खबर मैं इसलिए कहूँगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो खिंचाव कशीदगी है, और पाकिस्तान की तो हमेशा कोशिश रही है कि भाई हम अच्छे हमसायों की तरह रहें, लेकिन जो आरएसएस की मेंटेलिटी है, हिंदुत्व जो है उनका, जो वो उन्हें टिकने नहीं देता, पाकिस्तान के साथ एक अच्छे रवाबित की तरफ नहीं आने देता। लेकिन 28 माह बाद वीज़ों का इजरा हुआ है और दोनों सफारतकारों को जो है दोनों ने ये पिछले बरस मार्च के अंदर ये जो वीज़े अप्लाई हुए थे, अब वो दोनों ने। देखिए हमारा तो नारा ही अमन का है, हमारी अपना मुसल्लह अफवाज का, हमारे प्राइम मिनिस्टर का कि भाई हम अमन को वेलकम करेंगे, हम वार के किसी के हक में नहीं हैं, हम पीस चाहते हैं अपने मुल्क में, पीस चाहते हैं अपने मसायों को मुल्क में। और ये जो वीज़ों की आपने बात की है, बर्फ़ पिघली, अच्छी बात है, इसको हम आगे लेके बढ़ना चाहिए। सिर्फ अफगानिस्तान से तल्लुकात बेहतर नहीं होने चाहिए, बल्कि तमाम खत्ते के ममालिक से तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और ये हमारी खारजा पॉलिसी की कामयाबी की का ये वाज़ह करता है कि भाई भारत जिसने अपना सफ़ीर बुला लिया, ये हो गया वो हो गया, फिर भी हम अमन की तरफ चल रहे हैं। और हमने ऑफर की उनको कि भाई आप आएँ और अमन के पार्टनर। एक पॉइंट आपको दे दूँ, महबूबा मुफ्ती का बयान है और उन्होंने कहा कि अब भारत अफगानिस्तान से सबक सीखे। मेरा ख्याल है तो भारत के अंदर से भी आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई। अगर आप उनका मीडिया उठा के देख लें जी, तो 24 घंटे उनका मीडिया जो है वो काबुल में शिकस्त के ऊपर मातम कर रहा है और मोदी पे तनकीद कर रहा है। और महबूबा मुफ्ती समेत बहुत से लोगों ने उनको कहा है कि आप जो है पाकिस्तान से सबक सीखे, अफगानिस्तान से सबक सीखे। जो काम आपने बीज बोया था नफरत का, आज वो उल्टा आपको पड़ गया। एक बात, लेकिन जो बात आपने की ना सफारती लेवल पे सफीरों की वीज़ों के इजरा की, मैं तो ज़रा इससे कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ साराना साहब। आम लोगों को भी वीज़ा जो है अब वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान आसानी से मिलना चाहिए, पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। और ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी और एजेंसी लेवल के ऊपर मुज़ाकरात का दौर चल रहा था, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको पॉलिटिकल गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए। लेकिन बुनियादी मसला वही है जो इस वक्त मोदी सरकार के दिमाग में एक जैसे सवार है, वो है कश्मीर के ऊपर कोई इनिशिएटिव ना लेना। जब तक वो कश्मीर के ऊपर कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, पाक भारत ताल्लुकात दुरुस्त सिमत में नहीं आगे बढ़ सकेंगे। और ये महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं, ये फारूक अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ये उमर अब्दुल्ला भी कह रहे हैं, ये अरुंधति राय भी कह रही हैं, ये कांग्रेस भी कह रही है कि भाई आप कोई रास्ता निकालें कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और कोई ऐसा इनिशिएटिव लें जो पाक भारत ताल्लुकात को बेहतर सिमत में लेके जा सके और कश्मीर में जो इस वक्त ज्यादतियां हो रही हैं उसका भी कोई इजाला हो सके। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं एक अपने सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम पाकिस्तान के जो अखबारात हैं उसमें मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जो कॉलम और एडिटोरियल्स हैं, मैं चाहता हूँ उसको डिस्कस करें। मैं आज डॉन का एक एडिटोरियल है, मलिहा लोधी साहिबा ने लिखा और कॉलम है, सॉरी,
अच्छा, उसका मैं एक आपको जो नटशेल है वो थोड़ा सा सुनाता हूँ। कहती हैं कि लास्ट वीक्स ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स इन अफगानिस्तान दैट स्टंट द वर्ल्ड रेज अ होस्ट ऑफ क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर. What can be expected under the Taliban government? How is the international community responding to the extraordinary turn of the events? And what does it means for Pakistan? शफीक साहब, your turn. के उन्होंने तो 3-4 चीज़ों की तरफ कर दिया है. पूरी दुनिया हैरान कि ये क्या हो गया. तालिबान की अब जिम्मेदारी क्या, अब वो दुनिया को डिलीवर करके क्या देते हैं, दुनिया की उनसे एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो, और फिर पाकिस्तान जो है कि व्हाट डज इट मींस फॉर पाकिस्तान, इसका हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और हमारे लिए ये सारी चेंजेस कहाँ खड़ी हैं? देखिए, मलिया लोधी के साथ हमने काम किया, दी न्यूज़ के एडिटर थी, फिर वाशिंगटन DC में वो सफ़ीर थी, वहाँ भी उनसे याद अल्लाह रही है. ये बड़ी पेट्रोटिक पाकिस्तानी है, जो कहते हैं ना जिस पे ठप्पा लगता है मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं. जब एडिटर थी तब भी उनके राइटअप सब देख लें. देखिए, अफ़गानिस्तान के हवाले से मैंने इसका इनका देखा है, इसमें उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान जो है वो दुनिया को पाकिस्तान की तरफ देखना चाहिए. दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख भी रही है, लेकिन जो पाकिस्तान का ड्यू शेयर है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, वो जो है वो इनको नहीं मिल रहा. और ये जो अपने कहा कि पाकिस्तान क्या चाहता है, पाकिस्तान तो भाई डे 1 से, जब से तालिबान आए, जब से अमेरिका गया, ये दुहाई दे रहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को गवर्न करने दें, अफगानिस्तान पे उनको फैसला करने दें कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी हुकूमत लानी, कौन से नहीं लानी. और ये फिर ये पाकिस्तान क्या चाहेगा, पाकिस्तान ये चाहेगा कि वहाँ पूरा अमन अफगानिस्तान हो और पूरी दुनिया उसका साथ दे. अब चाइना आगे आ गए. अब देखें ना, इसमें मैं एक अपना ट्वीट पढ़ रहा था कि $1 ट्रिलियन की जो मिनरल्स वहाँ पे हैं, और वो मिनरल्स हैं जो कि आपकी इंडस्ट्री को कहाँ लेके जा सकती हैं, और वो अगर वो एक्सप्लोर हो गई तो अफगानिस्तान जो है उसकी किस्मत जाग जाएगी और वो कहाँ पहुँच जाएगा. और चाइना ये कर रहा है. अब देखें ना, तीसरा आपका सवाल था कि दुनिया की क्या एक्सपेक्ट करती है. दुनिया एक्सपेक्ट, देखें, पहले दुनिया को छोड़ें, पहले आप उन्हें खड़ा होने दें. और ये थोड़ी इसार साहब, ये थोड़ी जो ये बटन दबाने से ऑन ऑफ नहीं हो जाएगा. ये थोड़ी बहुत ही जो है अपना ठाठू होएगी, पंजाबी कहते हैं ना, ठाठू होएगी, और थोड़े बहुत कोई इख्तलाफात होंगे, जैसे वो अपना शुमाली ताल ब्ला ब्ला, लेकिन एट द एंड इन्होंने इकट्ठे होना है और ये इकट्ठे होगी आगे चलेंगे. और पाकिस्तान का नैरेटिव वही है, भाई पीसफुल अफगानिस्तान, पीसफुल हमसाए. सलमान साहब, डॉक्टर मलिया साहब का मैं एक शेयर कर रहा हूँ उनके कालम का हिस्सा. वो ये कहती हैं कि पाकिस्तान अमन अगर वहाँ कायम होता है तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी जो है वो पाकिस्तान है. तो पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ा सा अपनी सरहदों को चौकस रखें और वहाँ पे अमन में जहाँ हमारा किरदार हो सकता है उसे अदा करें. डॉक्टर मलिया लोधी ने बड़े बुनियादी नोयत के सवाल उठाए हैं. एक सवाल जो खास तौर पे उन्होंने वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन के हवाले से उठाया ना, वो तालिबान का बिहेव है. यानी तालिबान की किस तरह की पॉलिसी होगी जो इंटरनेशनल दुनिया को इंगेज कर सकेगी तालिबान के साथ, और उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी लेजिटिमेसी को मेंटेन कर सकेगी. और ये बात भी वो अच्छी तरह समझती हैं कि अफगानिस्तान का जो पीस है वो सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं है, वो पूरे रीजन का पीस है, पूरे रीजन का पीस है. इसीलिए बार बार पाकिस्तान जो इस वक्त सफारती लेवल पे इस वक्त आपको बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हो रहा है ना, प्राइम मिनिस्टर, वजीर खारजा बार बार मुलाकातें कर रहे हैं, आर्मी चीफ मुलाकातें कर रहे हैं इंटरनेशनल क़यादत से. मकसद ये है कि हम दुनिया को ये इंगेज करा सकें कि देखिए आपकी जो इन्वेस्टमेंट है इस अमरीकी फौजी इनखला के बाद खामोश होना नहीं है, बल्कि इसमें और ज्यादा मौसर तरीके से काम करके अफगानिस्तान की तामीर नौ है. अफगानिस्तान की तामीर नौ होगी तो फिर अफगानिस्तान भी तामीर नौ की तरफ जाएगा और पूरा रीजन भी जाएगा. तो मैं समझता हूं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रेस किए और खुद तालिबान के कॉन्टेक्स्ट में भी जो सवालात उठाए गए और अगर तालिबान उसी तरीके से बिहेव करते हैं जिस तरह से ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने कहा है, तो फिर आप देखिए उनकी लेजिटिमेसी भी डेवलप. प्रोग्राम का चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ 2-3 इशू हैं जल्दी आपसे डिस्कस कर लूँ. दुनिया अखबार का जो इदारिया है मैं वो शेयर करना चाह रहा था. उसमें 2-3 चीज़ें जल्दी में पढ़ देता हूँ कि अफगानिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और हिज़्ब इस्लामी के सरबराह गुलबदीन हिकमत यार का ये कहना है कि भारत अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज रहे और अफगानिस्तान के इक़्तिदार आला का एहतराम करे. इसमें वैसे तो हम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं शफीक साहब, इक़्तिदार आला का एहतराम करें, ये बड़ा है कि आप जमहूरी खुद को सेकुलर कहते हैं लेकिन आप कहीं पे भी जमहूरी इक़्तिदार का पास नहीं. बिल्कुल ना, ये भारत ने ना डे 1 से मिनी अमेरिका बनना चाहता है. जिस तरह अमेरिका दूसरे मुल्कों पर टांग अड़ाता है
उनको अपना हुकूमतें तलपट करता है, वहाँ बमबारी करता है, वहाँ आपका मतलब है जैसे अमेरिका रुसवा होता रहा, भारत को भी शौक हो गया। अब जो है भारत को रुसवा होने की बारी है। और गुलबदीन हिकमत यार वहाँ पे एक बड़े लीडर हैं और उनका ये भारत को वार्न करना ये पॉलिसी शो करता है, क्योंकि देखें जो अफगानिस्तान में हुकूमत बनेगी वो इन्हीं सबसे मिलके बनेगी और ये डिक्टेट कर, ये बता रहे हैं कि भाई वो भारत को या किसी को भी अपने मुल्क की सरजमीन जो है ना वो इस्तेमाल नहीं करने देंगे। ये जो सवाल उठा रहे हैं ना कि जी अफगान हुकूमत जो भी बनेगी क्या उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाएगा, भारत इस वक्त जो कोशिश कर रहा है ना सफारती कॉन्टेक्स्ट में कि जो भी अबूरी सेटअप बने उसे दुनिया तस्लीम ना करे, इसीलिए उन्होंने हिकमत यार ने वो लफ्ज इस्तेमाल किया जिसका आपने बाज आ जाए, बाज ना सिर्फ बाज आ जाए बल्कि वो इस इक़्तिदार आला को तस्लीम करे। यानी आप जब तक अफगान तालिबान की अबूरी सेटअप को तस्लीम नहीं करेंगे बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। बिल्कुल ठीक है। एक जुमला शफीक साहब आपका, इसके बाद प्रोग्राम की एंडिंग है। एक बात जो इस इदारिया के अंदर बहुत अहम है वो ये है कि ये हिकमत यार साहब के इस बयान से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि भारत अब इर्रेलेवेंट है अफगानिस्तान में। देखें वो शर पसंद है, वो शरारत तो करेगा, ये बिल्कुल दुनिया पे देखिए अगर हमारी तरफ से ये बात आती ना कि भारत ये करे तो हमारा तो उनसे पुराना कन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमारी शायद वो सुनवाई ना होती, लेकिन तालिबान की तरफ से आई है, तालिबान जो आगे सेटअप बन रहा है उसके एक अहम रुकन की तरफ से आई है, तो दुनिया को पता चल गया कि भाई सारा जो इसका कन्फ्लिक्ट का जो है ना ओरिजिन वो भारत है। ठीक, जब उसके वहाँ पे अपना कॉन्सर्ट थे तब भी वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था। अब अफगान क़यादत ने वार्न कर दिया कि भाई बस सिर्फ छोटी सी बात जो आपने की ना इररेलेवेंट है, मैं समझता हूँ वो रेलेवेंट है, इररेलेवेंट नहीं है। रेलेवेंट वो है मनफी अंदाज में, यानी उस भारत के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो उसका किरदार है वो मौजूद रहेगा। वो शरपसंद है ना, वो शरपसंद। छोटी छोटी अच्छी खबरें। एक खबर यह कि पाकिस्तान के एक होनहार ने, अमाद अली उसका नाम है, उसने जनाब दूसरी बार वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जो है वो जीत ली है। ये बता भी दें ये कि है क्या भाई, हमें भी थोड़ी सी बल्कि मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान का जहां भी नाम पहले नंबर पे आया ना वो सलूट है। सलमान साहब ये जो स्क्रेबल है ना ये है पुराने बंदे बड़ी रिफ्लेक्सेस की और हाजिर दिमागी की और याददाश्त की गेम। इसके अंदर लफ्जों के साथ मैच होता है, एक लफ्ज आपने बनाया मैंने उसका बनाना है और वो बड़ी तेजी से ये सारा कुछ होता है, वो पॉइंट्स होते हैं। बड़ा जबरदस्त काम किया इस नौजवान ने। हाँ, ये पहले जूनियर चैंपियन भी रहा है और इसी चैंपियनशिप में एक पाकिस्तानी जो है वो चौथे नंबर के ऊपर भी आया है, तो ये मुबारकबाद देते हैं इस नौजवान को। अच्छा, फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करने। फवाद आपका बड़ा फेवरेट है, आज आप ब्रेक से पहले भी कह रहे थे कि यार वो 10 साल जाया करते हैं और ये करता, उसके गेंद लगी घुटने में बहुत शदीद, उसको बाहर जाना पड़ा, वापस आया, आज सेंचुरी की और नॉट आउट रहा। मैन ऑफ क्राइसिस फवाद आलम। मैं आपको बताऊं इस टीम का भी मैं 10 साल से, मैं जब भी क्रिकेट के ऊपर कमेंट होता है तो मैं ये कहता हूं कि फवाद आलम वो प्लेयर है जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती पिछले 10 वर्षों में की गई है और सियासत, और उसमें मिसबाउल हक भी खास तौर पे पेश रहे हैं। यानी आप अंदाजा लगाइए इन फॉर बैट्समैन उसको आपने बाहर बिठाए रखा। अच्छा, फिर अभी आप कहते हैं वो टेस्ट प्लेयर है, मैं आपको चैलेंज करता हूं वो वनडे में भी परफॉर्म करेगा। देखिए जी मैं ना ठीक है पसंद सबकी होती है खिलाड़ियों को, लेकिन मेरा वोट पाकिस्तान के लिए, मेरी दुआ है कि पाकिस्तान ये मैच जीते, जो भी खेले जो भी स्कोर करे फवाद आलम को मुबारकबाद और अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच जीते। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और जाते जाते शफीक की तरफ से, सलमान की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, पीटीवी की तरफ से, पूरी कौम की तरफ से कैप्टन काशिफ शहीद को हमारा सलाम, उनके वालिदैन को हमारा सलाम। आपके कुर्बानियों से आज इस मुल्क में अमन कायम है। ये नौजवानों का जो खून है उसने इस धरती को सैराब किया, इसमें से अमन के और इसमें से मोहब्बत के पौधे उग रहे हैं। हम 100 साल भी आपको सलाम करते रहें तो शायद कम है, लेकिन हम राह हक के शहीदों को अपना सलाम पेश करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब।